हिंदी साहित्य सृजन में लगभग 3 दशकों से सक्रिय, प्रतिष्ठित एवं सुपरिचित लेखिका उर्मिला शुक्ल जी की कहानी आज सुनिए, दूर नहीं अब भोर, मेरी आवाज़ में। मैं हूँ सीमा सिंह। तो प्रस्तुत है कहानी दूर नहीं अब भोर। यूं तो सारे जंगल खूबसूरत होते हैं, मगर जिस जंगल में जंगल और पहाड़ दोनों जुगलबंदी करते हों, उसकी सुंदरता के क्या कहने। वहाँ पहाड़ी के पीछे से आकर सूरज जब पेड़ों के गले में गलबैयाँ डालता है, तब सागौन के दरख्त ही नहीं, सारा जंगल ही झूम उठता है। वो एक ऐसी ही खूबसूरत भोर थी, दंडकारण्य की भोर। हवा के बढ़ते अल्हड़पन के बीच पूरब में पहले एक सिंदूरी रेखा सी खिंचाई थी, फिर उसमें लाली उतरने लगी थी और देखते ही देखते एक सिंदूरी थाल उसकी आंखों में उतर आया था। कितना सुंदर था वो सूरज, एकदम सिंदूर सा लाल लाल। उस सिंदूरी आकर्षण में आबद्ध श्रद्धा टकटकी लगाए देख रही थी उसे। तभी गेट की चरपराहट गूंजी तो उसकी तंद्रा टूटी थी। उसने देखा समारू था, उसके बंगले का चौकीदार। उसने बताया था उसे कि यहाँ से बहुत दूर घने वनों के बीच है उसका गांव, और श्रद्धा की कल्पना में उतर आई थी भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के घने जंगल। शायद वैसे ही घने वनों के बीच है उसका गांव, जिसके लिए भवानी प्रसाद मिश्र की ये पंक्तियाँ हमें आज भी ललकारती हैं। धस सको तो धसो इनमें, धस ना पाती हवा जिनमें। आप जानता है साहब, वहाँ भरा भर दोपहरी में भी सांझ जैसा अंधियार रहता है। कहते हुए उसके चेहरे पर रोमांच नहीं, एक उदासी सी घेराई थी। समारोह से ही उसने जाना था कि वहाँ तो आज भी 21वीं सदी में भी कुछ नहीं बदला है, मगर वे बदल रहे थे। अब बेहतर जिंदगी की चाह जाग उठी थी उनमें, तभी तो नौकरी के लिए इतनी दूर आया था समारोह। उसने देखा इस बार अकेला नहीं था वो, उसके साथ एक बच्ची भी थी। समारू उसकी ओर बढ़कर कुछ कदमों के फासले पर रुका, फिर घुटनों के बल बैठकर धरती पर मस्तक रखकर जय जोहार साहिब कहा। अभिवादन का यही तरीका है यहाँ। शुरू शुरू में उसे बड़ा अटपटा लगता। जब पिता की उम्र का समारू उसे इस तरह जोहार करता तो सकुचा जाती थी वो। उसने मना भी किया था, मगर समारू नहीं माना था और उसके प्रेम के आगे हार गई थी वो। जोहार करने के बाद समारू ने मुड़कर देखा, बच्ची अभी भी वहीं खड़ी थी। अरे तू अब भी तलक वहीं खड़ा है, इधर आ, जोहार कर साहिब को, उसने बच्ची से कहा। समारू के कहने पर वो आगे बढ़ी और घुटनों के बल बैठी रही थी कि नहीं नहीं, तुम तो बहुत छोटी हो, मेरी छोटी बहन जैसी हो तुम, और हमारे यहाँ छोटी बहन पैर नहीं छुआ करती। कहते हुए श्रद्धा ने उसे उठाकर अपने से लिपटा लिया था और उससे लिपटी वो अचकचाई सी देख रही थी उसे, जो उसी की तरह थी मगर उससे एकदम ही अलग, रूप रंग बोली बानी सब में बिल्कुल अलग। क्या नाम है तुम्हारा? श्रद्धा ने पूछा था, मगर उसकी बात का कोई जवाब न देकर वो समारू के पीछे जा छुपी थी और समारू ने उसे बताया कि बुधिया नाम है उसका। गांव के स्कूल से 5वीं पास किया था उसने और आगे की पढ़ाई के लिए उसे उसके साथ आई है। फिर उसने उससे आग्रह किया कि उसे शहर के किसी अच्छे हॉस्टल वाले स्कूल में भर्ती करवा दे ताकि वो आगे पढ़ सके। साहिब बस आपकी कृपा चाहिए, कहते हुए उसके कदमों में झुक गया था और उसकी आंखें सजल सी हो उठी थी। अरे ये क्या, तुम चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूँगी, इसे एडमिशन ज़रूर मिलेगा, स्कूल में और हॉस्टल में भी। बस तुहार कृपा चाहिए साहिब, कहते हुए वो कृतज्ञ सा उठा था। उस वनांचल में श्रद्धा का क्या प्रभाव है ये जानता था वो, सो उसकी आंखों में एक आश्वस्ति सी उभर आई थी। अच्छा अब तुम लोग आराम करो, कल सुबह हुआना, हम स्कूल चलेंगे, कहते हुए श्रद्धा ने बुधिया को गौर से देखा था। औसत से छोटा कद, ग्रेनाइट सा चमकदार चेहरा, इतनी चमक थी उसके चेहरे पर कि शहर के सारे ब्यूटी पार्लर और ब्यूटी क्रीम के दावे बेकार थे उसके सामने। और बाल बाल तो इतने घने काले और घुंघराले थे कि खींच कर बांधे जाने के बाद भी बहुत सी लटें उसके माथे पर उछल कूद मचा रही थीं। श्रद्धा ने देखा उसके बालों में जंगली फूलों का एक गुच्छा लगा था, गले में कांच के मोतियों की सतलड़ी माला थी, कलाइयों में प्लास्टिक की चूड़ियाँ और पैरों में डालडा चांदी की पायल थी। और एक खासियत और भी थी उसमें, जिसे वो बहुत बाद में जान पाई थी श्रद्धा। उसके दांत बहुत खूबसूरत थे, बिल्कुल मोतियों की तरह सफ़ेद और चमकीले।
अगली सुबह शहर जाते समय जीप में बुधिया उसके बराबर की सीट पर बैठी थी। श्रद्धा ने देखा उसका लिबास तो वही था, मगर बालों में जंगली फूलों की जगह उसने गुलाब टांक लिया था। स्त्रियां स्वभाव से श्रृंगार प्रिय ही होती हैं, स्थान के अनुसार बस उसका स्वरूप बदल जाता है। सोचती श्रद्धा के चेहरे पर एक कोमल सी मुस्कान उभर आई थी। स्कूल की प्रिंसिपल श्रद्धा को जानती थी, सो बिना किसी रुकावट के बुधिया का एडमिशन हो गया था। बुधिया ने उससे कुछ कहा तो नहीं था, मगर उसके चेहरे पर आई खुशी बता रही थी कि स्कूल उसे पसंद आया है और समारोह वो जैसे निहाल ही हो उठा था। उसके सपनों को पंख जो मिल गए थे। अब श्रद्धा जब भी शहर जाती बुधिया से जरूर पूछती थी। उसने देखा बुधिया बदलने लगी थी। साफ सुथरा यूनिफॉर्म, सुंदर सी 2 चोटियाँ, प्लास्टिक की चूड़ियों और कांच माला का ना होना उसके परिवर्तन की गवाही दे रहे थे। श्रद्धा को अच्छा लगा था उसका ये बदलना, और सबसे ज़्यादा अच्छा लगा था उसका बोलना। वो अब उससे बोलने लगी थी। बहुत सी बातें बताई थी उसने, मसलन वार्डन बहन जी किस चालाकी से दूध के पैकेट गायब कर देती हैं और किस तरह हॉस्टल का राशन और सब्जियां उनके घर से होती हुई फिर से बाजार पहुंच जाती हैं। और भी बहुत सी बातें बताई थी। स्कूल से लेकर अपनी और अपनी सहेलियों तक की ना जाने कितनी कितनी बातें बताई थी उसने। श्रद्धा ने महसूसा था कि अब वो खुलने लगी थी उससे। समय के साथ बुधिया और भी निखर उठी थी। चढ़ती उम्र और मन की खुशी ने मिलकर उसे और आकर्षक बना दिया था। अब वो 9वीं कक्षा में थी। अब गर्मियों में गांव न जाकर उसके पास ही रुक गई थी वो जितने दिन रही समारोह के बदले उसी ने काम किया। उसे भी अच्छी लगती थी वो। बातों ही बातों में उसने ये भी बताया था कि वो भी उसी की तरह डॉक्टर बनना चाहती है। फिर जुलाई में स्कूल खुला और वो चली गई थी। श्रद्धा भी अपने काम में ऐसी उलझी कि उसे शहर जाने की फुर्सत ही नहीं मिली थी। ये अंचल यूं तो बहुत खूबसूरत था, मगर बरसात के आते ही इसके अधिकांश गांव बीमारियों के गढ़ ही बन जाते थे। उस बार तो मस्तिष्क ज्वर और मलेरिया ने तो ऐसा कहर बरपाया था कि सारे के सारे गांव उसकी चपेट में आ गए थे। सो इस गांव से उस गांव भागती ही रही थी वो। उसकी भागदौड़ इतनी बढ़ गई थी कि महीनों तक वो अपने बंगले पर भी नहीं लौट पाई थी। जिस गांव में होती उसके करीब के रेस्ट हाउस में रुक जाती। कई बार गेस्ट हाउस बहुत दूर होता तो गांव के मुखिया के घर पर भी रुक जाती थी। उस समय उसके लिए बीमारों का इलाज ही महत्वपूर्ण था। सो एक लंबे समय के बाद घर लौटी थी वो, और जब लौटी तो एक संदेश उसका इंतज़ार कर रहा था। डॉक्टर साहब, आपको बुधिया का प्रिंसिपल बुलाया है, उसके अटेंडेंट ने संदेश सुनाया। बुधिया के प्रिंसिपल ने बुलाया है मुझे? पर क्यों? कहते हुए उसकी प्रश्नाकुल नज़रें अटेंडेंट के चेहरे पर जा टिकी थी। का मालूम साहब, फिर 2-3 दिन ले रोजे संदेश आ रहा है। समझ नहीं आ रहा है मुझे क्यों बुलवाया है? बुलवाना था तो समारोह को बुलवाते। सोचा, और समारोह कहाँ है? उसने उससे पूछा। साहब, वो तो 2 दिन ले रोजे शहर जाते, आजो भी सारे ले गए हैं। 2-3 दिन से रोज शहर जाता है? मगर क्यों? इससे पहले तो कभी ऐसे? कहीं बुधिया बीमार तो नहीं? मगर हॉस्टल में डॉक्टर की सुविधा तो है। फिर मुझे? सोचकर उसकी व्याकुलता और बढ़ गई थी। सो तत्काल चल पड़ी थी, मगर अपने बुलाए जाने का कारण नहीं समझ पा रही थी श्रद्धा। ऐसे तो पहले कभी नहीं हुआ कि मुझे यूं अपनी सोचों में उलझी वो कब स्कूल पहुंच गई थी उसे पता ही नहीं चला। जब जीप रुकी तो उसकी तंद्रा टूटी। जीप से उतरकर प्रिंसिपल चैम्बर की ओर बढ़ी रही थी कि सामने समारोह खड़ा नजर आया था। पस्त हाल और खोया खोया सा था समारोह। क्या हुआ समारोह, तुम भी यहाँ हो और मुझे भी बुलवाया? कहते हुए उसने उसकी ओर देखा। उसे कुछ देर देखता रहा वो, फिर उसे जवाब दिए बिना ही कंपाउंड की दीवार की ओर चला गया था वो। समारोह के इस व्यवहार ने उसे और भी चकित कर दिया था। उसका ये व्यवहार उसकी समझ से परे था। सो अरे तुम उधर क्यों चले गए? कहते हुए श्रद्धा उसके पास गई तो देखा समारोह रो रहा था। अरे ये क्या समारोह, तुम रो क्यों रहे हो? मैं हूं ना, मुझे बताओ तो आखिर हुआ क्या है कि तुम। मगर समारोह कुछ कह पाता इससे पहले वार्डन आई और अच्छा हुआ आप आ गई, चलिए मैडम आपका इंतज़ार कर रही हैं, कहा उन्होंने। तो श्रद्धा प्रिंसिपल चैम्बर की ओर बढ़ गई थी। वहाँ कुछ औपचारिक बातों के बाद प्रिंसिपल ने उसके हाथ में एक लिफाफा थमाया तो अचकचाई सी श्रद्धा की आंखों ने उनसे सवाल किया था। फिर आतुर हाथों ने लिफाफा खोला तो उसे पढ़ते हुए चौंक उठी। और ऐसा नहीं हो सकता, ये सच नहीं है बुधिया, ऐसी लड़की, ऐसा नहीं हो सकता, ये आरोप झूठा है, षड्यंत्र है उसके खिलाफ।
मैडम आप ही सोचिए, बिना वजह उस पर आरोप लगाकर भला हमें क्या मिलेगा? हम क्यों षड्यंत्र करेंगे? हमारी भी तो बदनामी है इसमें। वे तो कह रही थी, मगर उनकी आंखें उनकी चुगली कर रही थीं। उनमें साफ साफ दिख रहा था कि ये झूठ बोल रही हैं। कुछ तो है जिसे छुपाने की कोशिश कर रही हैं। श्रद्धा ने एक बार फिर देखा था उस रिपोर्ट को, जिसके अनुसार बुधिया गर्भवती थी और स्कूल ने चरित्रहीन करार देकर उसे स्कूल से निष्कासित कर दिया था। मगर उसे विश्वास नहीं हुआ था, सो उसने बुधिया को बुलवाया। वो जानना चाहती थी कि अगर ये सच है तो ये हुआ कैसे, कौन है इसके पीछे। श्रद्धा को पूरा विश्वास था कि बुधिया चरित्रहीन नहीं हो सकती, उसके साथ कुछ गलत ही हुआ होगा। मगर बहुत पूछने पर भी बुधिया कुछ नहीं बोली थी। श्रद्धा ने बहुत कोशिश की कि वो सच्चाई बता दे, मगर उसकी कोशिश बेकार चली गई थी। हार कर उसने समारू को बुलवाया था, शायद उससे ही कुछ पता चले, मगर वो भी खामोश ही रहा और डबडबाई आंखों से उसे कुछ देर तक देखता रहा। फिर प्रिंसिपल के इशारे पर वो साथ बगल वाले कमरे में चला गया था और श्रद्धा जी मैं अभी आई कहकर प्रिंसिपल भी उसके पीछे चली गई थी। अब वहाँ रह गई थी वो और बुधिया। सो उसकी नज़रें एक बार फिर बुधिया के चेहरे पर जा टिकी थी, मगर उसकी नज़रें तो जैसे धरती में धंसी गई थीं। श्रद्धा की तमाम कोशिशों के बाद भी ना तो उसने अपनी नज़रें ऊपर उठाईं और ना ही अपना मुंह खोला था। बस अंगूठे से फर्श पर रेखाएं खींचती रही थी, उलझी उलझी सी, एक दूसरे को काटती तमाम रेखाएं, जिनका उस फर्श पर कोई वजूद नहीं था। मगर श्रद्धा को चैन कहाँ था? वो जानना चाहती थी कि आखिर वो नरपिशाच है कौन और लड़कियों के इस हॉस्टल तक पहुंचा कैसे। बिना किसी स्टाफ की मदद के तो ये मुमकिन ही नहीं है। आखिर यहाँ कौन ऐसा है जो इस कुकृत्य में शामिल है? सो उसने फिर एक कोशिश की। बुधिया बताओ मुझे, कौन है इसके पीछे? घबराओ मत, मैं हूं ना, उसे सजा जरूर। कहती श्रद्धा उसकी ओर बढ़ी थी कि बुधिया लगभग दौड़ती हुई बाहर चली गई थी और श्रद्धा अपने अधूरे वाक्य के साथ भौचक सी खड़ी रह गई थी। फिर तो उसे यकीन ही हो गया था कि इसके पीछे जरूर कोई बड़ा आदमी है जिसने इसे इस कदर भयभीत कर दिया है कि। पर वो है कौन? अभी कुछ महीने पहले जब मैं इससे मिली थी तब तो सब ठीक था। सोचती हुई श्रद्धा की सोच में उभर आई थी उससे वो पिछली मुलाकात। उसने बड़ी गहमा गहमी थी उसके स्कूल में। स्वतंत्रता दिवस था, इस बार अंचल के बड़े नेता और अफसर आए हुए थे वहाँ। सो उनके स्वागत के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया था। विद्यार्थियों की ओर से बुधिया ने ही उनका स्वागत किया था। सांस्कृतिक कार्यक्रम, खासकर कर्मा नृत्य तो इतना अच्छा था कि सारे अतिथि वाह वाह कर उठे थे। उस कर्मा नृत्य की अगुआ भी बुधिया ही थी, सो सब उसी की प्रशंसा कर रहे थे। सोचती हुई श्रद्धा की आंखों में बुधिया की वो छवि उतर आई थी। लाल पाड़ की सफ़ेद साड़ी और मोगरे के गहनों में बहुत ही सुंदर लग रही थी। उस दिन वो बहुत खुश थी। स्कूल में उसके बढ़ते महत्व से श्रद्धा भी बहुत खुश थी। सब तो ठीक था, फिर ऐसा क्या हुआ कि। और अपनी सोचों में डूबी श्रद्धा को पता भी नहीं चला कि प्रिंसिपल ने समारू से क्या बातें की, मगर उस कमरे के बाहर आते हुए उसकी झुकी हुई आंखें कुछ और झुक गई थीं। फिर वे जब लौट रहे थे तब लग रहा था जैसे वे एक दूसरे से बिल्कुल ही अनजान हों। उनके बीच एक अनचाहा सा मौन पसर गया था, मगर श्रद्धा चाहती थी कि वो मौन टूटे और कुछ इस तरह टूटे कि अपराधी बच ही ना पाए। सो उसने ही पहल की। घबराओ नहीं समारू, हम FIR करेंगे, कोर्ट जाएंगे हम, तुम देखना जिसने भी ये कुकृत्य किया है उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। क्या फ़ायदा साहब, वो बड़ा आदमी है साहब, फिर पानी में रह के मगर संग बैर। नहीं, ये ठीक नहीं है साहब, कहकर खिड़की से बाहर देखने लगा था वो। ये क्या कह रहे हो समारू, अपराधी को दंड तो मिलना ही चाहिए, फिर ये तो तुम्हारी बच्ची की ज़िंदगी का सवाल है, कहकर श्रद्धा ने उसकी ओर देखा। दंड? कौन देगा दंड? सब दंड तो सिर्फ हमरे खातिर हैं। हमार संग त हमेशा ले यही छोवत आए है। पहली राजा रजवार रहीन, फिर जंगल के ठेकेदार और अब साहेब और नेता। हमारे लिए तो न्याय न तो पहले रहीस न अब है। ये देखो साहेब, ये है हमार न्याय, कहकर समारू ने अपने गमछे की गांठ खोली और श्रद्धा ने देखा हजार हजार के बहुत से नोट थे उसमें, शायद 20-30 या उससे भी अधिक। यही है हमारी इज्जत, यही है हमारी कीमत, कहते हुए फपक उठा था वो। और श्रद्धा
हतप्रभ सी देख रही थी, कभी समारू को तो कभी उन रुपयों को जो बुधिया की कीमत थे। उसकी देह की और उसके सपनों की कीमत लगाई थी उन्होंने, तो एक लड़की के जीवन की कीमत है ये चंद रुपए। सोचकर उसका अंतस दहक ही उठा था और उसने एक बार और कोशिश की। और नहीं समारू, ऐसे नहीं रो, तुम हौसला रखो, अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं है, अब समय बदल गया है, न्याय अब सबके लिए है, बुधिया को न्याय मिलेगा। नहीं साहब, बस अब और नहीं, अब कुछ नहीं चाहिए हमला। बहुत गलती करें कि पढ़े लिखे के सपना पालें, फिर मिलिस का यह तकलीफ हो ये आंसू। कहते हुए उसने बुधिया की ओर इशारा किया था और फिर उसके आगे हाथ जोड़ दिए थे। और इसके आगे क्या कहती भला। सो विवश होकर उसने बुधिया की ओर देखा, मगर वो तो जैसे वहाँ थी ही नहीं। जीप की रफ्तार के साथ पीछे छूटते पेड़ों में न जाने क्या तलाश रही थी वो। मगर श्रद्धा, उसके लिए यूं चुप रहना संभव नहीं था। भीतर ही भीतर खदबदा रही थी वो। सो चुप नहीं बैठ पाई थी वो, और मामले की तह में जाकर उसने जो कुछ जाना उसने तो हिला कर रख दिया था उसे। इसमें सिर्फ बुधिया का हॉस्टल ही नहीं, इलाके के कई हॉस्टल इस घिनौने काम में लिप्त थे। ये अफसरों और नेताओं की अय्याशी के अड्डे बन चुके थे और इन हॉस्टल की वार्डन और प्रिंसिपल ही इस काम को अंजाम देती थी। बदले में उन्हें रुपयों के साथ साथ मनचाहा प्रमोशन भी मिलता था। ये भेड़िए निरीक्षण या उद्घाटन के बहाने वहाँ जाते और हॉस्टल की लड़कियों को कभी बहला तो कभी अच्छी नौकरी का झांसा देकर अपना शिकार बनाते थे। जो इन झांसों में नहीं आती उन्हें वे डरा धमका कर उनका इस्तेमाल करते थे। सबको अपने अपने हिस्से मिल जाया करते थे। पुरुषों को तो दोहरे फायदे थे। प्रमोशन के साथ ही उनके शिकार के बाद बचा खुचा मांस चीथने को मिल ही जाता था, और कभी कभी शिकार करने का मौका भी। अपनी देह को भी ठीक से न समझ पाने वाली उन छोटी छोटी बच्चियों को गर्भपात जैसी शारीरिक यातना से भी गुजरना पड़ता था। वहाँ की वार्डन और प्रिंसिपल ही किसी दाईनुमा औरत के सहारे गर्भपात जैसे कुकृत्य को इस तरह अंजाम देती कि सब ढका मुदा ही रहता। इस बार भी सब ढका मुदा ही रह जाता अगर बुधिया ने भी उनकी बात मान ली होती। मगर अपने धर्म में गहरी आस्था रखने वाली बुधिया इस गर्भपात जैसे पाप के लिए तैयार नहीं हुई थी, और उनके प्रलोभन अस्त्र भी जब उस पर कोई असर नहीं डाल पाए तब चरित्रहीनता के शस्त्र से उसे भेद दिया गया था। साथ ही उसे वो धमकी भी दी गई थी जिसने उसकी आवाज़ ही छीन ली थी। बुधिया कायर नहीं थी, वो उनसे लड़ना भी चाहती थी, मगर अपने बाबा को खोकर तो कदापि नहीं। वे उसके आधार थे और अपना वो आधार खो देने की कल्पना मात्र से ही सिहर उठी थी, इसलिए खामोशी ओढ़ ली थी उसने। श्रद्धा, वो चाहती थी कि अपराधियों को दंड मिले ताकि ये शोषण रुके, पर उसके पास सबूत नहीं थे, और जिसके पास सबूत थे वो खामोश थे। सो उसकी सारी कोशिशें बेकार हो गई थीं और विवश होकर भी वो खामोश हो गई थी। बुधिया कुछ दिन तो उसके बंगले पर रही, फिर अपने गांव चली गई थी। और समारू, वो तो भीतर ही भीतर टूट सा गया था। सो वो भी कुछ दिन तक रहा, फिर नौकरी छोड़कर अपने गाँव चला गया था। मगर बुधिया, उसकी वो खामोश छवि तो जैसे श्रद्धा के मन में समा कर रह गई थी। बहुत दिनों तक तो भूल ही नहीं पाई थी उसे, फिर समय के साथ सब कुछ धूमिल हो चला था। फिर एक अरसे के बाद आज जब उसे इस ड्यूटी का आदेश मिला तो सब कुछ फिर से ताज़ा हो उठा था। जंगल के भीतर के किसी गांव में छात्रावास का उद्घाटन था। बड़े बड़े नेता और अफसर आने वाले थे वहाँ। सरकारी नौकर थी वो, सो वीआईपी ड्यूटी में तैनात किया गया था उसे। नया नया राज्य बना था और ये पहला छात्रावास था जिसमें शहर जैसी सुविधाएं दी गई थीं। उसे वनवासी गांवों के बीच ही बनाया गया था ताकि उन्हें अपने परिवेश से दूर न जाना पड़े और वे उस वनांचल में ही रहकर शिक्षा ग्रहण कर सकें। आज के सारे समाचार पत्र ऐसे ही समाचारों से भरे पड़े थे, मगर श्रद्धा की आंखों में घूम उठी थी बुधिया। तो शोषण का एक और केंद्र खुल रहा है आज, सोच कर ही उसका मन कसैला सा हो उठा था। मगर ड्यूटी तो ड्यूटी थी, तो जाना तो था ही। सुबह होते ही वो निकल पड़ी थी। दूरी तो बहुत नहीं थी, मगर रास्ता बहुत ख़राब था। सो पहुँचते पहुँचते दोपहर ढल चली थी। बहुत थक गई थी वो, मगर आराम करने का समय नहीं था। सो डाक बंगला न जाकर सीधे स्कूल ही जा पहुँची थी वो। और वहाँ के संस्था प्रमुख ने जब उसका स्वागत किया तो आश्चर्य और खुशी से भरी श्रद्धा के मुँह से निकल पड़ा, अरे तुम! उसके सामने जो था वो तो कल्पनातीत ही था।
उसके सामने बुधिया खड़ी थी। उसने सोचा भी नहीं था कि कभी उससे मुलाकात होगी, और वो भी इस रूप में। उसे लगा था कि औरों की तरह वो भी अपने घर परिवार में रच बस गई होगी, मगर इसी बीच वहाँ एक युवक भी आ पहुँचा था। उसके साथ एक बच्चा था। सफ़ेद हाफ पैंट और शर्ट में बड़ा सलोना लग रहा था वो बच्चा। बुधिया ने परिचय कराया, यह है मेरे पति सुकालू और यह है मेरा बेटा। बड़ा प्यारा बच्चा है, क्या नाम है तुम्हारा? उसने बच्चे से पूछा। अंजोल कुमार, उसने तुतलाते हुए अपना नाम बताया। अपना नाम ठीक से बोलो, बोलो अंजोर कुमार, बुधिया ने कहा। बच्चे ने फिर दोहराया, अंजोल कुमार, और फिर वो बाहर की तरफ भाग गया था। अंजोर यानी प्रकाश। श्रद्धा चकित थी बुधिया के साहस पर, जिसने अपने जीवन के अंधेरे को उजाले में बदल दिया, और साथ ही नतमस्तक थी उस समाज के सामने जो इतना समदर्शी था कि वो औरत को भी इंसान मानता है, उसे भी जीवन जीने का अवसर देता है। उसने देखा उसके पति को, खिला खिला सा निश्चल चेहरा था उसका। उसमें न कोई शर्मिंदगी थी और न ही एहसान करने का अहम। लग ही नहीं रहा था कि वो उसका बच्चा नहीं है। कितना अच्छा है इनका समाज और ये पुरुष, पुरुषत्व तो दंभ से एकदम दूर, जो किसी और के बच्चे को भी इतनी सहजता से अपना लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ की स्त्रियों को लांछना भी नहीं ढोनी पड़ती है। एक हमारा समाज है जहाँ निर्दोष होकर भी औरत सजा ही पाती है, उसके लिए जीने की सारी राहें बंद कर दी जाती हैं। सो विवश होकर वो या तो आत्महत्या कर लेती है या फिर दर दर की ठोकरें खाती किसी कोठे तक पहुंचा दी जाती है। काश हमारी तथाकथित सभ्यता ये देख पाती कि वास्तविक सभ्यता कहाँ है। सोचती श्रद्धा की विचारधारा टूटी थी बुधिया की आवाज़ से। दीदी चलिए ना, कुछ खा लीजिए, भूख भी लगी होगी आपको। भूख तो लगी आई थी उसे, और अतिथियों के आने में भी देर भी थी, सो उसके साथ चल पड़ी थी वो। नाश्ते के दरमियान बुधिया ने उसे बताया कि किस तरह उसने ये मुकाम हासिल किया है। घर वालों के विरोध के बाद भी उसने अपनी पढ़ाई पूरी की। स्वाध्यायी के रूप में हाई स्कूल, फिर हायर सेकेंडरी और फिर बीए किया उसने। अच्छे नंबरों से पास होने और ट्राइबल बेल्ट की होने के कारण उसे नौकरी भी आसानी से मिल गई थी। सुकालू बहुत अच्छा है दीदी, उसने हर कदम पर मेरा साथ दिया, कहते हुए वो बहुत खुश थी। फिर अतिथि आए और मुख्य अतिथि भी। उन्हें छात्रावास का उद्घाटन करना था, सो उनके स्वागत के लिए बुधिया उत्साह से आगे बढ़ी, फिर एकाएक ठिठक गई थी। श्रद्धा ने देखा उसके चेहरे की रंगत बदलने लगी थी। उसने उनका स्वागत करके उन्हें जैसे तैसे मंच पर पहुंचाया, और फिर श्रद्धा ने गौर किया छात्रावास के उद्घाटन में वो उपस्थित नहीं थी। बाकी कार्यक्रमों में भी अतिथियों को समारोह और सुकालू नहीं संभाला और उन्हें विदा भी किया। श्रद्धा समझ नहीं पाई थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बुधिया यूं गायब। उसे तो यहाँ होना था, कि उसकी तबीयत तो फिर खराब नहीं हो गई। सोचती हुई श्रद्धा का मन वहाँ लग ही नहीं रहा था, मगर ड्यूटी तो पूरी करनी ही थी। सो वहाँ से फुर्सत मिलते ही श्रद्धा तत्काल भीतर गई तो उसने देखा बुधिया फपक फपक कर रो रही थी, और श्रद्धा ने जब उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसका स्पर्श पाते ही वो उससे लिपट गई और फिर बुक्का फाड़ कर रो पड़ी थी। श्रद्धा चकित थी। जो बुधिया उस दिन भी नहीं रोई थी जब उसके सारे सपने खाक कर दिए गए थे, वही बुधिया आज। तभी, दीदी ये वही आदमी है जिसने मेरा, कहते हुए शेष शब्द उसकी रुलाई में बह चले थे, और वो और भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। उसके रुदन का वेग इतना तीव्र था कि रोते रोते उसकी हिचकी बंध गई थी, मगर उसकी रुलाई रुकती ही न थी। रह रह कर एक लहर सी आती और वो उसमें बहकर दूर चली जाती। नारी का मन भी कितना अद्भुत होता है। स्वेच्छा से तो अपने सर्वस्व लुटा देती है, मगर बलात् की पीड़ा उससे सही नहीं जाती। अपनी देह के इस अपमान पर वो सहज नहीं रह पाती और भीतर भीतर खींचती रहती है। इस कदर असहनीय होती है ये पीड़ा कि जिस समाज की स्त्रियों का दैहिक पवित्रता से दूर दूर का नाता ही नहीं होता, वे भी अपनी देह के इस अपमान पर आजीवन तड़पती हैं। सोचती श्रद्धा बुधिया को देख रही थी, जिसके चेहरे पर पीड़ा और अपमान का एक सागर सा लहरा रहा था और वो उसमें डूबती जा रही थी। आहत नारी तो सालता ही है और उसकी चिलकन तो असहनीय ही होती है। समाज की तमाम उदारताएं भी इसे मिटा नहीं पाती। सोचती श्रद्धा के हाथ तो उसकी पीठ को सहला रहे थे, मगर उसका मन भटक रहा था उस बियाबान में, जहाँ तो बुधिया का शिकारी कोई बाहरी नहीं था, उसकी बिरादरी का ही था वो।
फिर क्या फ़र्क रहा उसमें और उस बाहरी समाज में जो इनका शोषक माना जाता है। देश आज़ाद हो गया, 21वीं सदी भी आ गई। सदी तो बदल गई, मगर इनके लिए क्या बदला? वही शोषण तो आज भी है इनके जीवन में। हाँ, शोषकों की संख्या जरूर बढ़ गई है। शोषकों में अब इनके अपने कहलाने वाले, इनकी अपनी बिरादरी के लोग भी शामिल हो गए हैं। छोटी मछलियों को तो निकलती बड़ी मछलियाँ, क्या यही विकास है? सोचती श्रद्धा की आंखों में उभर आई थी कुर्सियाँ, छोटी बड़ी अनेक कुर्सियाँ। फिर धीरे धीरे उन कुर्सियों पे उभर आई थी कुछ तोंदें, जिनके बढ़ते आयतन में सब कुछ समाता जा रहा था। क्या कभी रुकेगा ये सब? सोचती श्रद्धा की तंद्रा टूटी थी बुधिया के और जोर से रोने से, और वो और भी जोर जोर से रोने लगी थी। श्रद्धा पहले कुछ समझ नहीं पाई, फिर उसने देखा सामने सुकालू खड़ा था। शायद इसीलिए इसकी रुलाई सारे बांध तोड़कर बह चली है। श्रद्धा ने सोचा, और ना ना ना, ऐसे नहीं रोते, रोते तो कमज़ोर हैं, तुम तो बहादुर हो, तुमने तो कितनी बहादुरी से। कहाँ दीदी, काहे की बहादुरी? मैं कुछ भी तो नहीं कर पाई थी उसका, और अभी भी कितने विवश हूँ मैं कि जिसने मेरे अस्तित्व को रौंदा था, मैंने उसी का स्वागत किया फूलों से। कहकर वो फिर बिलख उठी थी और देर तक रोती ही रही थी। शायद इतने सालों की संचित पीड़ा थी जो आज बह रही थी, मगर रोते रोते अचानक रुकी वो। फिर अब और नहीं, और इन्हीं शब्दों के साथ उसके चेहरे पर बह आए आंसुओं के बीच उभर आई थी एक दृढ़ता, जो कह रही थी, नहीं, अब तुम्हारे मंसूबे सफल नहीं होंगे। ये कोई बकरी की बाढ़ नहीं है, मांद है, शेरनी की मांद है। श्रद्धा ने देखा, पश्चिम दिशा में सूरज डूब गया था, मगर उसकी लालिमा से आवृत हो उठा था बुधिया का चेहरा। श्रद्धा आश्वस्त थी, उसका विश्वास कह रहा था कि इसी लालिमा से ही निकलेगा कल का सूरज। उजास और ऊष्मा से भरी उस भोर की आहट सुन रही थी वो। अभी आप सुन रहे थे उर्मिला शुक्ल जी की कहानी दूर नहीं अब भोर। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय मंगलमय हो।